वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 216 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। अगले टॉपिक पर आ जाइए। कल 11th क्लास की सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री 11th क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो एनसीईआरटी है उसका न्यायपालिका टॉपिक कवर किया था, यानी जुडिशरी। आज है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। तो जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे वो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी तो कवर हो गई है 12th क्लास की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। बिल्कुल, मंत्री जिस विधेयक को पेश करते हैं उसे निजी विधेयक। मंत्री के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी विधेयक को पेश करेगा तो वो निजी विधेयक होगा, और मंत्री जिसको पेश करेगा वो सरकारी विधेयक होगा। और कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, कानून बनाना यानी लॉ मेकिंग केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं, और मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। सब पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम्स में। और विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। ठीक है, जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। किसी धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, याद रखिएगा। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दल बदल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चार कथन है, इसमें कौन सा सही होगा। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या निर्देशन के विपरीत मतदान करे या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है तो इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल विवादों पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल निरोधक कानून लाया गया, और दल बदल सिद्ध होने पर उस सदस्य की सदन में सदस्यता समाप्त हो जाती है। साथ ही उस व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक पद हेतु भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। पद हेतु भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। देखिए, एक ही प्रश्न में यहाँ पर 3 4 प्रश्न है। ठीक है, ये अलग से प्रश्न बनता है, ये भी अलग से बनता है। ये तो चलो डेफिनेशन हो गई, और ये चारों के चारों जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम से 1 2 3 4 विकल्प बनाकर, ABCD बनाकर। दल बदल निरोधक कानून कब लाया गया, कौन से संविधान संशोधन से, सब याद रखिएगा। तो फिलहाल ये सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं, उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल निरोधक कानून लाया गया, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस कानून को और सशक्त बनाया गया। दल बदल विवादों का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। सदन का अध्यक्ष यानी लोकसभा में, सभापति किसमें, राज्यसभा में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यहाँ गलत कथन ढूंढना है। संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से संचालित करने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख नहीं है। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में बिल्कुल सर्वोच्च अधिकारी होता है। सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है, उल्लेख है। तो इनकरेक्ट ही ढूंढना, ए इनकरेक्ट है। तो संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से संचालित करने संबंधी प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख है, तो पहला वाला गलत हो गया। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाहियों के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, दूसरा वाला सही हो गया। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं। इनका फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। स्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त संसदीय समितियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त समितियों में लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, मतलब ये बाउंड कर रहा है कि राज्यसभा के नहीं होते होंगे।
जो कि गलत है। लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। दूसरा वाला गलत है। तो स्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त समितियां, संयुक्त संसदीय समितियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में दोनों सदनों के सदस्य मौजूद होते हैं। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय समितियों के संदर्भ में एक और प्रश्न है, 4-4 स्टेटमेंट वाला, कौन सा सही होगा? ये समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सदन के दैनिक कार्यों में कोई भूमिका नहीं निभाती। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती हैं। ये समितियां विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि करती हैं। न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि कमेटी बनाई गई, कमेटी बनाई गई। तो वो कमेटी जब एक बार बन गई तो अधिवेशन के समय भी कार्यरत रहेगी? ना होगा तब भी वो कार्यरत रहेगी, तो गलत है। दोनों समय वो कार्यरत रहती है। ये सदन के दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये भी गलत है। ये समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पहला सही है। ये समितियां विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करती हैं। तो पहला और चौथा वाला सही हो गया। ठीक है, वैसे तो 3 से भी एलिमिनेट हो सकता था, ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है, जहाँ जहाँ 3 है उसको हटाकर। तो संसदीय समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ सदन के दैनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पहला सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। समितियां सदन का अधिवेशन होने या ना होने दोनों ही स्थितियों में कार्यरत रहती हैं। तो तीसरा वाला गलत हो गया। यह समितियां विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करती हैं। तो चौथा वाला सही हो गया। 1 और 4 सही, 2 3 गलत। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है और संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है क्या? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधायिका यानी लेजिस्लेचर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। कौन सा गलत है इन तीनों में? ठीक है, ये तो पढ़ने से करेक्ट लग रहे हैं तीनों के तीनों। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, कोई गलत नहीं है, डी है इसका आंसर। तो ऊपर दिए गए सभी कथन सत्य हैं, कोई भी सही नहीं है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हम डी लगाएं क्योंकि ऊपर इनकरेक्ट पूछा है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण शब्द का उल्लेख है, बजट का नहीं है, याद रखना, इसी को बजट बोलते हैं। ठीक है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्त संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है और संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के कारण लेजिस्लेचर को कार्यपालिका के खजानों पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका हो गई जुडिशरी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वो धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। शून्यकाल में बाध्य नहीं है। देखिए, संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल में मंत्रियों को तीखे प्रश्नों का उत्तर देने होते हैं। शून्यकाल में सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में विचार करेंगे, कौन सा गलत होगा इसमें? सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके हनन की स्थिति में सदन के अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, सदन का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा स्पीकर हो गया लोकसभा में, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति हो गया। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों एकदम करेक्ट हैं। यहाँ गलत पूछा, गलत कोई है नहीं, तो डी आंसर लगाएंगे इसका। तो ऊपर दिए गए दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 कथन है, कौन सा सही होगा इसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। किसी भी विधेयक बोल रहा है ये, इसमें साधारण विधेयक भी आ गया। साधारण विधेयक में पूर्व स्वीकृति नहीं लेनी होती, केवल संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए और धन विधेयक में चाहिए। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट।
संविधान के अनुच्छेद 109 में विधेयक संबंधी प्रक्रिया, धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया बोल रहा है, ये परिभाषा नहीं, परिभाषा तो 110 में है। ठीक है, तो ये ठीक है पहला वाला, दूसरा वाला गलत है। तो संविधान के अनुच्छेद 109 में ये सब चीज़ें याद रखिएगा। धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 4 विकल्प बनाकर पूछेगा ABCD। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर ही कानून बनता है। और धन विधेयक तथा किसी राज्य के राज्य क्षेत्र नाम व सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक को ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। एक तो धन विधेयक हो गया और दूसरा हो गया किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना, उसकी सीमा में परिवर्तन करना, यानी ये एक तरह से संविधान संशोधन करना हुआ ना, ये तो संविधान में संशोधन करना हुआ। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति पैदा होने पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। कौन सा सही है? देखिए, धन विधेयक के मामले में जो अंतिम पावर है वो लोकसभा के ही पास है, लेकिन राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा या तो उसको स्वीकार कर ले, ठीक है, या उसको अस्वीकार कर दे, या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। उसको अस्वीकार भी अगर कर देगी तो तब भी वो पारित माना जाएगा, क्योंकि सारी पावर लोकसभा के पास है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। और किसी भी देखिए, किसी भी बोल दिया इसने यहाँ पर कि इसमें साधारण विधेयक भी आ गया। ठीक है, इसमें तो धन विधेयक भी आ गया, इसमें तो संविधान संशोधन विधेयक भी आ गया। तो लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आहूत की जाती है वो केवल साधारण विधेयक के मामले में आहूत की जाती है। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं। तो किसी भी में वो दोनों भी आ गए, इसलिए ये वाला ये गलत हो जाता है। तो पहला वाला गलत है, तो केवल दूसरा वाला सही होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद पैदा होने की स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और ये धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर है। ठीक है, क्या था प्रश्न? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। देखिए, ये बैठक बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। जो अध्यक्षता करता है ना वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और किसी भी विधेयक के मामले में नहीं, वो साधारण विधेयक के मामले में है। पहला वाला सही है, हाँ सॉरी, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही है। अच्छा, आहूत वर्ड का यूज हुआ है क्या पर? हाँ, आहूत जो की जाती है, आहूत वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की वजह से भी ये गलत है, और किसी भी जो लिखा है इसकी वजह से भी ये गलत है। अध्यक्षता करेगा वो है लोकसभा का अध्यक्ष, इसलिए पहला तो गलत ही है। तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, आहूत यानी बुलाई जाती है, और वो बैठक जब आ जाती है तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिए, अब धन विधेयक को राज्यसभा या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, केवल स्वीकार कर सकती है या संशोधन कर सकती है उसमें, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, यदि राज्यसभा 14 दिन तक विधेयक पर निर्णय नहीं लेती है तो उसे राज्यसभा से भी पारित माना जाएगा। यानी सारी पावर किसके पास हो गई? लोकसभा के पास हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है और वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। गलत ढूंढना, गलत तो कोई है नहीं, बिल्कुल सही लग रहे हैं तो पढ़ने से। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसने डी लगाएंगे इसका आंसर। दोनों के दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान में जो संप्रति सूची है उसकी अवधारणा कहाँ से ग्रहित की गई है? किस देश के संविधान से? यह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, भारत में संप्रति सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तीनों सूचियों पर संविधान की 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संप्रति सूची।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित संघीय सूची या संवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान है। संघ सूची में संघ, राज्य सूची में राज्य, संवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में संघ सूची या संवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रक्रिया का उल्लेख है, इसको परिभाषित 110 में किया गया है। लोकसभा उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में विचार करेंगे। चार यहाँ पर शक्तियाँ दी हैं, कौन सा इसमें शामिल है इसकी शक्तियों में। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी में ही लाया जा सकता है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। प्रस्तावित तो कर ही सकती है धन विधेयक में। संविधान संशोधन को भी पारित करती है। संविधान संशोधन केवल लोकसभा थोड़ी कर सकती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों करते हैं। उपराष्ट्रपति को केवल यही हटा सकती है। और चौथा वाला भी सही है, ठीक है, राज्य सूची वाला। सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो ये तो शक्तियां हैं। इन शक्तियों के अलावा कुछ और भी शक्तियां, जैसे कि प्रश्न पूछकर तथा संकल्प एवं प्रस्ताव प्रस्तुत कर कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है राज्यसभा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होती है राज्यसभा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में शामिल होती है राज्यसभा लोकसभा के साथ। अब लोकसभा की शक्तियों पर आ जाइए। संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, बिल्कुल बनाती है। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत व पारित करना, बिल्कुल। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का काम है। समिति व आयोगों का गठन करती है और उसके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। सारे के सारे सही हो गए चारों, तो उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। तो ये काम तो करती है लोकसभा। इसके अलावा और क्या करती है लोकसभा? कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देना, प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न पूछकर प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को नियंत्रित करना, संविधान में संशोधन करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। संसद के संदर्भ में यानी हमारी पार्लियामेंट के ऊपर प्रश्न है। संसद पूरे देश या किसी देश के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, और कौन बनाएगा। संसद कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है, बिल्कुल करती है। लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग का नियंत्रण करती है, ये भी तो करती है। सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो संसद जो है पूरे देश या देश के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयक को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है, यानी ब्यूरोक्रेसी, IS, ठीक है। देखिए, विधेयक का उद्देश्य संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं। बाकी संसद जो है कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। और लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग पर नियंत्रण करती है। यदि भारत सरकार कोई प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकारी खर्चों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं।
सरकार को खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह सुनिश्चित करती है कि धन का दुरुपयोग न हो। लोकसभा के संदर्भ में कथन है, लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य अन्य व्यक्तियों के मत के मूल्य से भिन्न होता है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देखिए, अगर आपको ये तीनों बाउंसर मार रहे हैं ना, और ये तो सभी को पता होगा लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो चौथा अपने को चाहिए ही चाहिए। जहाँ जहाँ 4 नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसमें नहीं है 4, अब आंसर ए, बी या डी में से हो सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, बिल्कुल यही राज्यसभा होता तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव होता है। ठीक है, ये भी प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य अन्य व्यक्ति के मूल्य के समान होता है, ये गलत है। अब जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दो, इससे भी एलिमिनेट हो जाता है। ये भी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, केवल 1 2 4। ठीक है, मतलब चौथे में थी लाइन, वो तीसरे में थी, तीसरे में नहीं थी, चौथे में थी। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो चौथा अपने को चाहिए चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के संबंध में उपबंध है, अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा के संबंध में उपबंध है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। चुनाव के दौरान राज्यों को समान जनसंख्या वाले लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। तो तीसरा वाला गलत है। 1971 से लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन सदन में बहुमत या विश्वास मत प्राप्त होने पर इसे समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब ऊपर लोकसभा के बारे में बात होगी, राज्यसभा पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, संसद का स्थायी सदन है इसलिए। जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। देखिए, जब लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा की बैठक तो बुलाई जा सकती है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं होता, पहला वाला सही है केवल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रश्न बनते हैं स्टेट पीसीएस में ही बनते हैं, यूपीएससी तो एज इट इज़ बनाती है जैसे स्टेटमेंट लिखे हैं, ये कन्फ्यूजन करने वाले। तो राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती क्योंकि स्थायी सदन है संसद का। जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 19वां प्रश्न है, और आ जाइए थोड़ा। राज्यसभा के संदर्भ में गलत कथन ढूंढना है, 5 कथन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। बिल्कुल अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यही लोकसभा होता तो उसका प्रत्यक्ष विधि होता है, यहाँ प्रत्यक्ष विधि होता तो गलत हो जाता पहला। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों के सदस्यों का चुनाव नहीं कर सकते। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, यही तो करेंगे और कौन करेगा। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 विकल्प बनाकर पूछेगा। चौथी अनुसूची है वो, 5वीं नहीं है, गलत है ये भी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर राज्यसभा के 2/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य, ये सब पता होना चाहिए आपको। 6 वर्ष का, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 1/3 सदस्य। चौथी अनुसूची में है विभिन्न राज्यों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, पहला वाला केवल सही है। अब असत्य पूछा तो असत्य अपने को मिले 4, 2 3 4 5। किसी में है क्या, किसी में है क्या? यह है बी में 2 3 4 5। तो केवल पहला वाला ही करेक्ट है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, लोकसभा का प्रत्यक्ष विधि से। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं।
तो एक तरह से अप्रत्यक्ष मतदान हो गया। लेकिन लोकसभा में क्या करते हैं, सीधा सीधा आप वोट डाल सकते हैं अपने सांसद के लिए। संविधान की चौथी अनुसूची है, वो पांचवी नहीं है। प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है और राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, न कि 5 वर्ष के लिए। और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो चौथा और पांचवा जो है वो सत्य है केवल, सॉरी, केवल पहला वाला ही सत्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सब असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधायिका यानी लेजिस्लेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, 20 प्रश्न एडिट थे इसमें। यह जन प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है विधायिका। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक व खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधिपरक होती है विधायिका। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो विधायिका जन प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधि परक लोकतंत्र का आधार है। अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि परक है। इसके पास सरकार यानी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। तो 20 प्रश्न कवर होते हैं, टॉपिक कवर होता है इंपॉर्टेंट विधायिका। अब कार्यपालिका बचा है, तो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जड़ हैं इंडियन पॉलिटी की। इसी चीज़ को आप बाद में लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, जो 11th क्लास की सामाजिक विज्ञान की NCERT में है। तो इम्पोर्टेंट है सीरीज, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।